ग्रैंड मास्टर रोबो ध्रुव की चुनिंदा कॉमिक्स में से एक थी और कह सकते हैं कि बेस्ट कॉमिक्स में से एक। ये इसका फ्रंट कवर रहा। क्लासिक ध्रुव। ग्रैंड मास्टर रोबो ध्रुव की कॉमिक्स की शुरुआती दौर की कॉमिक्स है, जिसमें ध्रुव का और ग्रैंड मास्टर रोबो से एनकाउंटर दिखाया गया है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त। कॉमिक्स के शुरुआती पेजेस में कुछ समुद्री चीज़ों के बारे में दिखाई देता है। मिस्त्री का मैसेज आ गया मास्टर, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सारे यंत्र फिट किए जा चुके हैं, अब सिर्फ रिमोट कंट्रोल से सिग्नल भेज के दे रही है। लेकिन मास्टर, अगर इस वक्त धमाका हुआ तो मिस्त्री उसकी चपेट में आ जाएगा। हर महान कार्य अपने हिस्से की बलि मांगता है और जितने कम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में जाने उतना ही अच्छा है। पहले हाथ वगैरह से लिखा जाता था, जो कि काफ़ी अच्छा तरीके से चलता था। सिग्नल भेजो। और यहाँ ब्लास्ट होता है। इसके बाद मिस्त्री कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं चला। एक भयंकर धमाका और नहीं यह किसी को जानने में दिलचस्पी थी। इस विनाशकारी न्यूक्लियर ब्लास्ट का असर समुद्र की सतह तक भी आया था और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। अब इस धमाके का एकमात्र मुख्य गवाह था मूंगे की मोटी दीवार में धमाके के कारण एक बना छेद। कहीं पर इस धमाके की खुशियों की लहर दौड़ रही थी। सफल था, सक्सेस, कामयाबी, हमारा न्यूक्लियर टेस्ट कामयाब हो गया। अब हमारा गैंग संसार का पहला आतंकवादी संगठन हो गया जिसके पास न्यूक्लियर बम है। अब मुझे दुनिया पर राज्य करने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रैंड मास्टर रोबो अपने आप में एक पावरफुल विलेन है। अगले दिन सुबह आज लगता है कि हम लोग कुछ जल्दी ही आ गए भैया। बीच पर हमारे वाला कोई नहीं दिख रहा है। जल्दी 7 बजने हैं देवी वाले। आज आपके चक्कर में हम भी लेट हो गए। सब लोग घूम कर जा भी चुके होंगे। अच्छा, चुपचाप दौड़ो वरना बोलते बोलते ही सांस फूल जाएगी। और अगर ज़्यादा बोले तो पानी में ढकेल आओ। तभी श्वेता का पैर किसी चीज़ से टकराया और देखा, दूसरे का बुरा चाहने वाला खुद बुरा होता है। अब तुम स्नान ध्यान करो, तब तक मैं चक्कर मार कर आता हूँ। पर न जाने क्यों आज समुंदर कुछ ज़्यादा ही अशांत था। हाँ, जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, खूब मजा आया। ओ माय गॉड, ध्रुव ने भी नज़र घुमाकर श्वेता के आश्चर्य का कारण जानना चाहा। वह खुद भी आश्चर्यचकित रह गया। उसको भिगोने वाली विशालकाय लहर तो वापस लौट गई थी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई थी हजारों मृत मछलियां। जहां तक नजर आ रही थी तट मरे समुद्री जीवों से पटा था। तभी ध्रुव के कॉलर में लगा बटन ट्रांसमीटर तेज सिग्नल देने लगा। ध्रुव सिग्नल की खास आवाज तुरंत पहचान गया। रेडियो एक्टिविटी। पिंग 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 पिंग। यानी इन मृत मछलियों में रेडियो एक्टिविटी की मात्रा बहुत अधिक है। श्वेता भागो वरना जान का खतरा हो सकता है। अजीब संयोग है, रेडियो एक्टिविटी। आज दोपहर में हमारी क्लास स्पेशल परमिशन लेकर राजापुर एटॉमिक पावर स्टेशन देखने जा रही है। सुबह सुबह ही रेडियो एक्टिविटी के दर्शन हो गए। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, ध्रुव है।
आप कुछ न्यूक्लियर विशेषज्ञों के साथ तुरंत अक्सा बीच पर पहुंचिए। यस, स्टॉप अर्जेंट, ओवर। आधे घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। तुम्हारा शक सही है ध्रुव, इन मछलियों में जबरदस्त रेडियो एक्टिविटी है और इनकी मौत का कारण भी एकदम साफ है। ये सारे समुद्री जीव किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट में मरे हैं। न्यूक्लियर धमाका, वो भी समुद्र के अंदर, लेकिन ये किसका काम हो सकता है? अभी तो इस विषय पर अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, पर इतना तो पक्का है कि जिसने भी इतने गुप्त रूप से ये काम किया है उसके इरादे नेक नहीं है। और वो आदमी कौन है, ये तो कई दिनों की कड़ी छानबीन के बाद ही पता लग पाएगा, और इतना समय दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी है। घर पहुंचने के बाद भी ध्रुव का दिमाग इस गुत्थी में उलझा हुआ था। अगर यह पता चल जाए कि धमाका किस जगह पर हुआ है तो आगे का काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अरे ध्रुव, अंडे के बजाय हलवे पर क्यों नमक डाल रहा है? कहाँ दिमाग है तुम्हारा? अरे मैं कुछ सोच रहा था मम्मी। जरूर उसी न्यूक्लियर ब्लास्ट के बारे में सोच रहे हो ध्रुव, लेकिन हमारा यह मामला नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री का है, तुम्हारा नहीं। इस घटना की गंभीरता को कोई समझ नहीं पा रहा है पापा। यह एक भयानक विनाश का शुरुआत का संकेत है। अगर जल्दी इस मामले को नहीं निपटाया गया तो लाखें जाने एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चल जाता है कि यह धमाका समुद्र के अंदर किस जगह पर हुआ होता तो वो शुरुआत होती, लेकिन ये मुझे कहाँ से पता चलेगा? वेरी छोटी प्रॉब्लम डियर ब्रदर, तुम तो जानवरों से बात कर ही लेते हो। इस बार अपनी विद्या मछलियों पर आजमा कर देखो, शायद बात बन जाए। पानी में डुबकी मारो और किसी पढ़ी लिखी वेल से पूछो कि मैडम क्या आप जानती हैं समुद्र में न्यूक्लियर बम कहाँ फटा है? शट अप श्वेता। हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता, लेकिन ध्रुव ने श्वेता के बात को मजाक में नहीं लिया। व्हाट एन आइडिया, मछलियों से बात? अरे ध्रुव कहाँ चल दिए? नाश्ता तो करते जाओ। रुक जाओ भैया, यह कीमती सलाह एकदम फ्री है, मैं इसका पैसा नहीं लूँगी, डरो मत। जाते हो तो जाओ, मैं भी चलिए, आज मुझे भी अपने क्लास के साथ राजापुर जाना है, एटॉमिक पावर स्टेशन देखने। अरे पुर, तू तो नाश्ता करती जा। नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। राजापुर परमाणु एटॉमिक स्टेशन है इंडिया में। इस पेटू को आज क्या हो गया? भैया ने आज मेरी वजह से नाश्ता नहीं किया, इसलिए आज मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी। बाय मम्मी। और श्वेता और ध्रुव अलग अलग रास्तों पे चल दिए, पर दोनों ही ये नहीं जानते थे कि दोनों रास्तों पे उनका इंतजार कर रही है मौत। उधर मोटरसाइकिल पर उड़ते जा रहे ध्रुव के दिमाग में बचपन की यादें खलबली मचा रही थी। वे यादें न जाने अब तक दिमाग किस कोने में दबी हुई थी। जुपिटर सर्कस की यादें, सर्कस की डॉल्फिन शो की यादें और अन्ना की यादें। अन्ना जिसके एक इशारे पर डॉल्फिन अपने जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकती थी। ध्रुव को अन्ना के साथ अपनी पहली बातचीत भी नजर आ रही थी। अन्ना पापा कहते कि आप मछलियों से बात कर लेते हैं। मछलियों से तो नहीं, तुम्हारे पापा को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। मेरे पापा कभी बहुत झूठ नहीं बोलते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं सिर्फ मछलियों से नहीं, सिर्फ मछली से बात कर पाता हूँ, एक मछली से। कौन सी मछली से अन्ना? डॉल्फिन मछली से, बहुत समझदार होती है ये। इनसे तो कोई भी बात कर सकता है। सच? तो मुझे भी दिखाओ ना अन्ना। जरूर राजा बेटा, शुभ काम में देर कैसी, चलो अभी से शुरू कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे मैं भी अन्ना की तरह डॉल्फिन से बात करने लगा, लेकिन अन्ना की असमय मौत से वो डॉल्फिन शो बंद हो गया और मैं भी धीरे धीरे दूसरे कर्तव्यों को सीखने की धुन में यह विद्या भूलता चला गया। आज यह पता चल जाएगा कि अन्ना की सिखाई विद्या मुझे अभी तक याद है या मैं उसे भूल गया।
भी ध्रुव की इस फोटो से एक खास तरह की सीटी उभरी जो डॉल्फिनों को बुलाने का इशारा थी। लेकिन 5 मिनट बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ या आसपास शायद कोई भी डॉल्फिन नहीं है। चलो अब छानबीन का कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। ध्रुव वापस जाने के लिए मुल्टा, लेकिन कुछ सुनकर रुक गया। समुद्र की लहरों के बीच से एक उसके जैसी ही सीटी की आवाज आ रही थी। ऑस्कुर कुछ पलों बाद ध्रुव को अपनी ओर आती दिखाई पड़ी एक अपनी तरफ आती एक काली आकृति दिखाई दी, डॉल्फिन। और उस खोलते पानी के बीच से निकल रही थी एक अत्यंत भयंकर आकृति, और जिसकी एक झलक किसी के दिल की धड़कन रोक देने के लिए काफी थी। आह, मेरी नसें सीख रही हैं, मेरा दिमाग सुन्न हो रहा है, मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी। और इधर ध्रुव और डॉल्फिन के बीच में तेज और धीमी सीटियों में बातचीत शुरू हो गई थी। ध्रुव को जो जानकारी चाहिए थी वह उसे मिल रही थी, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि इस वक्त राजनगर और राजापुर की तटों के बीच में समुद्र जैसे खोल रहा था। इन मोटे तारों में जरूर हाई वोल्टेज बिजली की धारा बह रही होगी, इससे कम से कम मेरी थोड़ी तो प्यास बुझेगी। उस भयानक आकृति के मुंह से रोशनी की एक तेज लपट निकली और हाई टेंशन केबल को थामने वाले लोहे के मोटे गार्डर मोम के समान पिघलने लगे, और नीचे गिरते बिजली के नंगे तारों ने उस आकृति को अपने लपेट में ले लिया। बिजली की प्रचंड धारा, जिसका हल्का सा स्पर्श किसी को खाक कर देने के लिए काफी था, उसके शरीर में ऐसे समाने लगी जैसे सूखी जमीन में पानी। अब अग्निमुख को कुछ चैन पड़ा। तारों के टूटने से शहर के एक बड़े हिस्से में बिजली गुम हो गई। और लीजिए, बिजली रानी नाराज होकर चली गई होंगी ही। तुम्हारा ट्रांसमीटर उनसे इतना काम जो कराता है। और घबराओ मत, अपने पास हर प्रॉब्लम की काट मौजूद पार्टनर। मैं अपनी जनरेटर चालू करता हूँ, शायद कोई हमें मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा हो। पीटर का ख्याल एकदम सही था, क्योंकि ट्रांसमीटर ऑन करते ही ध्रुव हियर। पीटर, मैं तुमको जो सामान बताता हूँ तुम उसे ले जाकर जल्दी से जल्दी कर ले सी फेस पर पहुँचो। बोलो ध्रुव, मैं नोट करता हूँ। और दूर कहीं पर। इतनी जरा सी एनर्जी से कुछ नहीं होगा, इससे तो मेरी प्यास और बढ़ गई। ये तार उधर से आ रहे हैं, यानी उधर कोई पावर हाउस जरूर होगा, उसी से मेरी प्यास बुझेगी। ठीक उसी समय गांधी स्कूल की बस एटॉमिक पावर स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। चलिए आप तो चलिए। चलो श्वेता, आज से गाओ 1 2 3 4। आगे भी जाने ना। हे मेरे राम, ये क्या है? सबके खिलखिलाते चेहरे पल भर में गंभीर हो गए। सबके चेहरे पर भय झलकने लगा, और सामने बीच रास्ते में खड़ी भयंकर आकृति सीधे नरक से आई हुई लग रही थी। भयभीत ड्राइवर को बचने का सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आया। उसके पैर एक्सीलरेटर पर दबते चले गए, और बस बंदूक से छोटी गोली की तरह अग्निमुख की तरफ बढ़ी। टक्कर की आवाज बहरा कर देने वाली थी। अग्निमुख उछल कर दूर जा गिरा, लेकिन ड्राइवर की टक्कर मार कर भाग जाने वाली योजना असफल हो गई, क्योंकि बस भी पहियों में तार फंस जाने के कारण वहीं पर रुक गई थी। बच्चों, बस से उतरकर भागो, इसको टक्कर मारना मूर्खता थी। भगवान का शुक्र है भगवान का शुक्र है कि इन तारों में करंट नहीं है। बच्चों से दोबारा कहने की जरूरत नहीं। सभी पलक झपकते ही बस से बाहर निकलकर छुपने के लिए भागे। तुमने अग्निमुख का रास्ता रोकने की जरूरत की, मैं तुम सबको राख कर दूंगा। अग्निमुख के मुंह से आग की एक भयंकर लपट निकली और बस सोलों के बीच गिर गई, लेकिन अब कोई भी बस के अंदर नहीं था। या था। जब से मैंने रेडियो एक्टिव मछलियाँ देखी हैं, तब से ऐसे ही किसी मुसीबत का इंतजार कर रही थी, और इसलिए मैंने अपनी ये पोशाक भी पैक कर ली थी।
इस धुएं के रूप में मुझे कोई भी रूप बदलते नहीं देख पाएगा। और फिर से इस एक्शन पैक्ड सीन में एंट्री होगी चंडिका की। टन टन टन। भड़ाम। चंडिका के बाहर कूदते ही एक धमाके के साथ बस के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट भाई साहब, जाने से पहले ये तो बताते जाइए कि इस बस का हर जाना कौन। मेरे रास्ते से हट जा छोकरी, ओफ, वरना तेरे सुंदर शरीर को राख में बदल दूंगा। ये तो सीधा एटॉमिक पावर प्लांट की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुझे मारने में इसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इसको पावर प्लांट तक पहुंचने से रोकना होगा, वरना जो कुछ होगा वह सोचकर ही रूह कांप जा रही है। बस का भारी लोहे का चक्का अग्निमुख के शरीर से टकराया और अग्निमुख तारों के बीच में जा गिरा। चंडिका ने बिजली सी फुर्ती के साथ तार को पकड़ के खींचा और अग्निमुख का शरीर लोहे की एक मजबूत कुंडली में कैद हो गया। अब क्या इरादा है मिस्टर ज्वालामुखी? शांति से मेरे साथ चलते हो या 2-4 हाथ और दिखाऊं? मूर्ख लड़की, तू समझती है कि तूने मुझे पकड़ लिया है? तो ले। और अगले ही पल अग्निमुख के शरीर से बिजली की एक हाई वोल्टेज की करंट निकली और चंडिका का पूरा शरीर झंझना उठा। अब जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 4 कदम की दूरी थी और चंडिका बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। और किसी गुप्त स्थान पर मास्टर गजब हो गया। हमारे न्यूक्लियर ब्लास्ट में मरी मछलियां राजनगर के तट पर पहुंच गई हैं। भव शैतान, तुरंत अपने कुछ आदमियों को ब्लास्ट वाली जगह पे भेजो ताकि मुझे वहां लगे सारे यंत्र निकालना है, वरना उनके जरिए कोई हम तक भी पहुंच सकता है और यह काम तुरंत होना चाहिए। कहीं वहां पर कोई हमसे पहले पहुंच गया तो पूरे संसार की जासूसी एजेंसियां हमारी तलाश करने लगेंगी। ग्रैंडमास्टर रोबो का शक बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि ठीक उसी वक्त एक डॉल्फिन के पीछे 2 आकृतियां न्यूक्लियर ब्लास्ट वाले स्थान की तरफ बढ़ रही थीं। अब रेडिएशन स्तर बढ़ रहा है, ऐसे तुम वापस लौट जाओ दोस्त, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अब न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली जगह यहाँ से दूर ज़्यादा नहीं होगी। डॉल्फिन तुरंत वापस घूम गई और ध्रुव और पीटर ने अपनी यात्रा जारी रखी। यहाँ पर रेडिएशन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। शुक्र है हमने पहले से एंटी रेडिएशन सूट पहना है। ध्रुव, वो देखो, मूंगे की दीवार में एक बड़ा छेद। इसके अलावा अगल बगल कुछ यंत्र और तारों के टुकड़े भी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यही न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली जगह। अब यहाँ से ऐसा कोई सबूत। गुड गॉड, क्या हुआ पीटर? देखो इस छेद के पार। वाह! ध्रुव के दिमाग से सारी परेशानी एकाएक गायब हो गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। ये क्या है ध्रुव? पता नहीं पीटर, लेकिन लगता है कि हम लोगों ने कोई बहुत अद्भुत चीज खोज निकाली है। हमको अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर ये क्या है, सच या नजरों का धोखा। बाद में पीटर, अभी नहीं। किसी भी चीज को अच्छी तरह समझ बूझकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वैसे भी हमारा मुख्य काम अभी इस ब्लास्ट की छानबीन। पीटर की आवाज़ सुनकर ध्रुव पलटा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि अगले ही क्षण उसका पैर भी एक जगड़न में कस चुका था। मास्टर का ख्याल सही है, कुछ जासूस हमारी तलाश में यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन वे यहाँ से जिंदा नहीं वापस आऊ। जरूर जरूर उसी कमीने के आदमी होंगे जिसने इस स्थान पर न्यूक्लियर धमाका किया है, और फिर यही मुझे उसके पास पहुँचाएंगे। मॉस के कारण रोबो के आदमी यह नहीं समझ पाया कि उनका मुकाबला साधारण जासूसों से नहीं है, बल्कि ध्रुव और कमांडो पीटर से है। मुकाबला बहुत मामूली और छोटा सा हो सकता था, लेकिन अगर उसी वक्त रोबो के कुछ और आदमी वहां न पहुंच जाते। एकाएक दुश्मनों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अब बगैर किसी मदद के इनसे जीतना
मुश्किल है, पर मदद आएगी कहाँ से। यहाँ तो किसी को भी नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं, लेकिन ध्रुव की सोच को गलत साबित करती हुई मदद आ पहुंची। डॉल्फिन का हमला अप्रत्याशित और जोरदार था, और पानी के अंदर एक डॉल्फिन 10 आदमियों के बराबर थी। रोबो के आदमियों के पास अब भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। भागो, मैं तो तेरे बोलने से पहले ही भाग रहा हूँ। वाह दोस्त, आज तो तुम ही ने बचाया। आ पीटर, अब हम लोग जल्दी वापस आने की हिम्मत नहीं पीटर। लेकिन पीटर सुनने की हालत में नहीं था। लड़ाई के दौरान रोबो के आदमी पीटर का मास्क नोचने में सफल हो गए थे। ओह, अब तो पीटर को तुरंत ही सतह पर पहुंचाना होगा। लेकिन सतह पर पहुंचते पहुंचते कहीं तो पीटर का दम न घुट जाए। तो ध्रुव के बगल से एक सरसराहट हुई और अगले पल ध्रुव बेहोश पीटर के साथ तेजी से समुद्र की सतह की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ चंद्रिका चुपचाप अपनी तरफ बढ़ती मौत को देख रही थी। और मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगी जिसे देखकर कोई भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश के ख्याल से ही कांप जाए। ओह, पैरों में तार फंसने से अग्निमुख लड़खड़ाकर गिर पड़ा। पीटर सुनने की हालत में नहीं था। लड़ाई के दौरान रोबो के आदमी पीटर का मांस नोचने में सफल हो गए थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद कल वीडियो अपलोड करते हैं। इसको फुल वीडियो में भी अपलोड मैं कर दूंगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो का कैसा प्रयास लगा आप लोग को। गुड नाइट फ्रेंड्स।